नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा वीडियो जो है अक्टूबर 2020 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर होगा। और इससे पहले मैंने सितंबर 2020 की क्रोनोलॉजी को स्टार्ट किया है। उसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आपको पढ़ा दिया है और उसमें मैंने मैपिंग सेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से कवर किया है। वो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे आपका आरएस मेंस हो या आरएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो या आपके रीट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर जो भी एग्ज़ाम जिनमें आपका जीके पूछा जाएगा, एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो आप ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा। और अभी हम अक्टूबर की क्रोनोलॉजी को कंप्लीट करने जा रहे हैं क्योंकि अभी ये रिसेंट में है। उसके बाद में हम सितंबर वाली को भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या जो न्यूज़ है उसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बता दूं। पहली चीज़ तो ये कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। आप वीडियो इसीलिए देख रहे हैं कि आप अपनी मैगज़ीन को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं और ख़ुद से जो हम चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, जो फैक्ट्स हमको नहीं पता होते हैं, वो पता करना चाहते हैं। तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आप लोगों को कि आप जो वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं उनमें उन्हीं फैक्ट्स को याद कीजिए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैगज़ीन की दूसरी मैगज़ीन आप अपने नोट्स के रूप में तैयार ना करें। इसी मैगज़ीन से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए ताकि आपको जो है अच्छे से वो चीज़ याद हो जाए। अगर आपके पास ये मैगज़ीन नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएएस, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैगज़ीन भी जो है अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप इसका PDF देख सकते हैं। और एक चीज़ और कि इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है वो आपके न्यूज़पेपर्स में से ही लिए जाते हैं। जो भी आर्टिकल्स इसमें लिए गए हैं वो न्यूज़पेपर से ही हैं। तो ये मैगज़ीन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम आने वाला हो, उसमें करंट अफेयर्स के बतौर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो ये मैगज़ीन आपको छोड़नी नहीं है किसी भी हालत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो आर्टिकल है वो है जाइमेक्स एक्सरसाइज के ऊपर। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जाइमेक्स नामक जो है नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ। तो ये देखिए, भारत और जापान के बीच में इसको जो है अभी संपन्न किया गया है और अरब सागर के अंदर ये अभ्यास हुआ है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है। हालांकि आरएएस के प्रीलिम्स में तो बहुत कम पूछे जाते हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अदर एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। मैं जानबूझ करके आपको वन लाइनर फैक्ट जो आपके फर्स्ट पेज पर दे रखे हैं उसको नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उनमें जो फैक्ट्स हैं वो आपके जैसे जैसे मैगजीन पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, उसी में से लेकर के उसको वहाँ पर लिखा गया है। तो हम विश्लेषण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। तो देखिए, पहला है आपका टाइम पत्रिका की वर्ष 2020 की सूची में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की जो सूची है उसमें किस किस के नाम है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत के किन व्यक्तियों के इसके अंदर नाम है। तो देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका नाम इसमें शामिल किया गया है और ये एकमात्र भारत से ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने इसमें सूची में जगह बनाई है। और 2020, 2017, 2015 और 2014 4 बार इन्होंने लगातार जो है इस सूची के अंदर जो है अपना नाम शामिल किया है। उसके अलावा किन लोगों का है तो आप देखिए, जो अभिनेता है आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंद्र गुप्ता, शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस दादी, इन सभी लोगों को इसमें जो है शामिल किया गया है। और गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी इसमें शामिल है। अदर्स की बात करें तो आपको पता ही है अमेरिका, क्योंकि ये तो टाइम मैगजीन है भी अमेरिका की, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उनको शामिल किया गया है। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, जो बाइडन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं अभी, उनको भी इसमें शामिल किया गया। और कमला हैरिस जो कि भारत से, ये भारतीय मूल की हैं और अभी जो वहाँ पे उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर जो है ये अपना प्रतिनिधित्व यानी उम्मीदवारी जो है वो दे रही हैं। और इसके बाद है नैन्सी पेलोसी, जो कि जो है अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं। बाकी हमारे लिए इतना काम का नहीं है, ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे यही काम के हैं। नेक्स्ट हमारे लिए है इजराइल, UAE और बहरीन के मध्य हुआ इब्राहिम समझौता, इब्राहिम अकॉर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरएस के जो विद्यार्थी हैं वो याद रखें कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट ये जो टॉपिक है ये देखिए आपका अरब अकॉर्ड से संबंधित है, यानी कि अब्राहम समझौते से संबंधित है, जिसको हम अब्राहम अकॉर्ड भी कहते हैं। तो ये देखिए, पहली चीज़ तो ये किन के मध्य हुआ है। तो देखिए, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात प्लस बहरीन, इन 2 राष्ट्रों ने मिल करके ये समझौता किया है। किसके साथ में? इजराइल के साथ में। ठीक है, ये दोनों अरब राष्ट्र हैं, यानी कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ ये इजराइल है। इजराइल के अंदर आप जानते हैं कौन सी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पर यहूदी जनसंख्या, जिसको इंग्लिश में ज्यूज़ कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा है। और पूरे विश्व में अगर हम कहें तो ये पहला जो है डोमिनेंटली जो है ज्यूज़ राष्ट्र है, यानी कि यहूदी राष्ट्र है पूरे विश्व में। कौन सा? इजराइल। ठीक है, तो अब ये जो समझौता इन्होंने किया है, ये समझौता क्यों किया होगा? आप देखिए कि अभी हम देख रहे हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, अगर हम सिर्फ ईरान को छोड़ दें, उसके अलावा अगर सऊदी अरेबिया को देखें, हम इराक को देखें, तो ये वाले जो रीजन्स हैं ये अपने आप को डेवलप करने में भी लगे हुए हैं। ठीक है, इनकी इच्छा है कि हम भी जो है
सिर्फ तेल पर ही, ऑयल पर ही अपनी निर्भरता को ख़त्म करके जो है डेवलपमेंट और भी हमारे देश में करें, नई नई पॉलिसीज़ ये लेकर के आ रहे हैं। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, जब भी हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं यानी कि राजनयिक संबंधों की बात करते हैं, तो राजनयिक संबंधों में शत्रुता पीछे छूट जाती है और फ़ायदा पहले आ जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने जो है कई सारे हमारे यहाँ पर देखते हैं, अभी भारत के साथ में इसके अच्छे संबंध है, हिंदू मंदिरों की वहाँ स्थापना की है। तो इसका मेन कारण यही है। इज़राइल की अगर अपन बात करें तो इज़राइल ऐसा देश है जिसकी शत्रुता लगभग सभी देशों के साथ में रही है, क्योंकि इज़राइल एक यहूदी राष्ट्र है। तो धर्म के आधार पर भी शत्रुता वाली चीज़ यहाँ पर रहती है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि जो है अमेरिका के साथ में इसका जो है राजनयिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं, तो इस कारण भी जो है जो अरब राष्ट्र हैं वो इसके साथ में संबंध स्थापित नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके इनिशिएटिव पे जो है इन दोनों यानी कि दो संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इज़राइल के मध्य में जो है समझौता हुआ है। और इसके पीछे ये भी कारण बताया जा रहा है कि भाई ईरान को काउंटर करने के लिए जो है ये स्टेप जो है भी उठाया गया है। तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि किनके मध्य हुआ है। और उसके अलावा आप देखिए, हाँ, ये इसको अब्राहिम अकॉर्ड क्यों कहा गया है, तो देखिए यहाँ पर ये जो अब्राहिम है, ये तीनों धर्मों के उसके लिए मुझे आपको नक्शा समझाना पड़ेगा। मैं थोड़ा इसको समझाने के बाद आपको नक्शा भी समझाऊंगी। आपने जेरूसलम का नाम तो सुना ही होगा, ये इज़राइल की राजधानी माना जाता है। तो जेरूसलम जो है यहाँ पर तीनों धर्मों के लिए ये विशेष है, मुस्लिम धर्म के लिए भी और क्रिश्चियनिटी के लिए भी यानी ईसाइयत के लिए भी और यहूदी धर्म के लिए भी, तीनों ही धर्मों के लिए जो है जेरूसलम बहुत ही पवित्र स्थान है। ठीक है, तो यहाँ के जो तीनों धर्मों के देवता माने जाते थे इब्राहिम, उन्हीं के नाम पर इसका नाम इब्राहिम अकॉर्ड जो है रखा गया है। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम कि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के विदेश मंत्री, इन सबको मिला करके जो है ये समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने जो है करवाया है। और इससे होगा क्या, पहली चीज़ तो ये कि इस समझौते से हाँ, इस समझौते के अंदर जो है इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो स्ट्रगल है उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब फ़िलिस्तीन या जो फ़लस्तीन जिसको आप कहते हैं, पैलेस्टीन या फ़िलिस्तीन जिसको कहते हैं, इन दोनों के मध्य क्या विवाद है उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन इन दोनों के विवाद का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि ये इन तीन राष्ट्रों के मध्य हुआ हुआ एक समझौता है। इसके तहत जो मस्जिद अल अक्सा वाला रीजन है, मस्जिद अल अक्सा वाला जो रास्ता है, जो कि इज़राइल की राजधानी यरूशलेम जो है उसके अंदर पड़ता है, उसमें से इनको रास्ता देने की बात भी इसमें की गई है, ताकि वो यूरोप की तरफ और जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पर जो है ये देश भी अपना जो है व्यापारिक मार्ग वगैरह जो है चला सके। अब देखिए इसके अंदर वही है सारी चीज़ें। अगर ऐसा होता है तो क्या भाई, अगर किसी दो देशों के बीच में अगर सहयोग बढ़ता है, ऐसी तरह के कोई समझौते या अकॉर्ड होते हैं, उससे क्या होता है कि भाई वो अपने दूतावास खोल पाएंगे, पर्यटन को सुविधाएं मिलेगी, व्यापार होगा, तो ये सारी समृद्धि वाली बातें होंगी। ये सारी बातें तो आप खुद भी जानते हैं। अब देखिए इज़राइल और बहरीन के मध्य शांति समझौता। तो उपयुक्त अब्राहम अकॉर्ड से पूर्व बहरीन ने इज़राइल के साथ राजनयिक संबंधों को पूरी तरह से सामान्य करने का निर्णय लेते हुए इज़राइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर 11 सितंबर 2020 को हस्ताक्षर कर दिए थे। पश्चिम एशिया में शांति बहाली के क्रम में अमेरिका की पहल पर दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक संबंधों को पूरी तरह से बहाल करने के लिए हुए इस ऐतिहासिक शांति समझौते के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बहरीन के शासक हमद बिन ईसा अल खलीफा के बीच जो है मध्यस्थता की थी। तो मध्यस्थता किसकी है? अमेरिका के राष्ट्रपति की है। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि मैंने बताया आपको इज़राइल जो है एक यहूदी राष्ट्र था और इसको बनाने में भी काफ़ी इसमें जो है संघर्ष हुआ है। और अभी भी आप जानते हैं कि इज़राइल जो है अपने स्पाई सिस्टम के लिए, यानी कि क्या कहते हैं उसको, गुप्तचर व्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है जाना जाता है। और अभी हमने न्यूज़ में भी काफ़ी पढ़ा था, तो चर्चा में भी रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इज़राइल की स्थापना हुई 1948 में, इसकी स्वतंत्रता की घोषणा के बाद केवल 2 अरब राष्ट्रों ने, ये अरब राष्ट्र का मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं उनको अरब राष्ट्र संयुक्त रूप से कह दिया जाता है। तो जो अरब राष्ट्र हैं मिस्र और जॉर्डन, मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, तो इन 2 राष्ट्रों ने जो है वर्ष 1979 और 1994 रिस्पेक्टिवली, यानी कि मिस्र ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में इज़राइल के साथ जो है समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। यानी इज़राइल के साथ इनके पहले से ही अच्छे खासे संबंध स्थापित हैं।
अब दोस्तों थोड़ा सा आप जो है मैपिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनता है। क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये गाज़ा स्ट्रिप कहाँ पर है, इजराइल कहाँ है, जॉर्डन कहाँ है, यहाँ पर सबसे पहले कन्फ्यूज़न होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके बारे में आपसे जो है इनकी कैपिटल्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, और इनमें जो जोग्राफिकल लोकेशंस लोकेटेड है, जैसे कि यहाँ पर मृत सागर है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, वन फॉर ऑल आज ही इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया है। देखिए IAS 2015 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, वहाँ पर पूछा था गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस में था कि मिडिल ईस्ट में है, सेंट्रल एशिया के अंदर है, या फिर जो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, कहाँ पर है। तो ऐसे करके 4 ऑप्शंस थे। तो ये वाला जो रीजन है, इसको जो है मध्य पूर्व का रीजन भी कहते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो इसको मध्य पूर्व भी कहते हैं। तो गोलन की पहाड़ियाँ यहीं पर स्थित है, गोलन हाइट्स। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका भूमध्य सागर है, ये आपको दिख रहा है मेडिटेरेनियन सी, ये भी IAS का क्वेश्चन है। भूमध्य सागर में निम्न में से कौन से देश जो है अपनी बॉर्डर नहीं साझा करते हैं। तो इनमें से एग्जाम्पल दिया था, और एक एग्जाम्पल में ऑप्शंस दिए थे, उन एक ऑप्शंस में आपका जॉर्डन भी था। तो आपका आंसर हो जाता है जॉर्डन। जॉर्डन की सीमा रेखा जो है मेडिटेरेनियन सी से या भूमध्य सागर से जो है वो नहीं लगती है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, चर्चा में अभी सीरिया भी रहा है। तो देखिए ये सीरिया की जो बाउंड्री है वो किससे है, जॉर्डन के साथ में भी है, इजराइल के साथ में भी है। ये रहा लेबनान आपका। उसके अलावा ये देखिए, ये है आपका इजराइल, और इसमें अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये येलो जो पॉइंट आउट है, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, और ये जो है ये है गाज़ा पट्टी, जिसको हम कहते हैं गाज़ा स्ट्रिप। ये जो 2 रीजन है, इनको मिला करके, और यहाँ एक रीजन आपको दिख रहा होगा रामल्ला जो रीजन है ये जेरूसलम के अंदर है, जिसको कि हम पूर्वी जेरूसलम भी कह रहे हैं, पूर्वी जेरूसलम। तो ये जो रीजन है, ये 3 कौन कौन से, गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, इनको मिला करके जो है पैलेस्टीन बना हुआ है। ठीक है। पैलेस्टीन को कोई भी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र है तो वो भी अभी उसको राष्ट्र का दर्जा नहीं देता है, लेकिन भारत ने जो है कह रखा है कि हम भी आपको जो है राष्ट्र की, आप अपने आप को राष्ट्र कह रहे हैं, हम भी आपको राष्ट्र का दर्जा देते हैं। ठीक है। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र है उसने अभी पैलेस्टीन को जो है एक राष्ट्र का दर्जा जो है वो नहीं दे रखा है। पहले ये जो रीजन्स थे, गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये वाले रीजन पहले इजिप्ट के पास में थे और कुछ इजराइल के पास में थे, लेकिन अब जो है ये इन्हीं के साथ में माने जाते हैं। अब देखिए ये रहा आपका इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और ये देख ही रहे हैं आप कि इजराइल की जो बॉर्डर है वो लगती है मेडिटेरेनियन सी से। ये है आपका मिस्र, इजिप्ट, इसकी भी बॉर्डर यहाँ पर लगती है, और ये है आपका जॉर्डन। तो आप देखिए इजराइल और जॉर्डन, इसके बीच में आपको ये दिख रहा होगा, ये वाटर बॉडी आपको दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं डेड सी। इसको मृत सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो लवणता है, सैलिनिटी है, वो इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर कोई भी जो जीव जंतु है, एक्वेटिक एनिमल्स है, यानी कि जो समुद्री जीव है, वो पनप नहीं पाते हैं। और इसमें अगर कोई व्यक्ति डूब भी जाए तो वो डूबता नहीं, वो तैरता रहता है, इतनी ज़्यादा इसकी सैलिनिटी है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेड सी। और ये जो है आपकी जॉर्डन की जो भ्रंश घाटी है, उसके अंदर जो है ये डेड सी सिचुएटेड है, यानी कि स्थित है। और जॉर्डन की राजधानी आपको पता ही है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, ये आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले इज़राइल की क्या है, तो इज़राइल की जेरूसलम है ही। पैलेस्टीन की पूछ ले तो आप लिखेंगे कि ईस्ट यरूशलेम है। और इजिप्ट की तो पता ही है, मिस्र की कायरो, तो ये राजधानी हो गई। इस नक्शे में आप उसको और भी ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका है, ये सीरिया है, यहाँ इज़राइल है, और ये आपको जो दिख रहा है ये है सिनाई प्रायद्वीप, इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप या सिनाई पेनिनसुला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहीं पर जो है स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल के बारे में तो आपने सुना होगा, तो वो यहीं पर सिचुएटेड है। और अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। ये जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है ये है पर्शियन गल्फ या फिर फारस की खाड़ी। ये है आपका लाल सागर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमको जिबूती के बारे में भी पढ़ना है। तो जिबूती जो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पर जिबूती है, ये आपका सोमालिया है ही, ये आपका जिबूती। ठीक है। और अभी आपने एक जो है कुछ जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनके विस्फोट के कारण बेरूत नामक शहर जो है चर्चा में आया था। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि बेरूत कहाँ पर है, तो ये देखिए बेरूत जो है लेबनान में पड़ता है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दमिश्कस जो है सीरिया की राजधानी दमिश्कस, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये इसकी कायरो राजधानी है इजिप्ट की, ये आपका मिस्र की राजधानी कायरो।
और ये आपका जॉर्डन है ही, जॉर्डन की राजधानी है आपकी अम्मान। ठीक है। मृत सागर के बारे में अगर पूछे तो मृत सागर जो है वेस्ट बैंक, जॉर्डन और इजराइल इन तीनों के बीच में पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा आप, कहीं जॉर्डन मत कर दीजिएगा कि सिर्फ जॉर्डन में नहीं है। अब हम यहाँ पर थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में फ़लस्तीन को अपने कब्जे में लेने के पश्चात ब्रिटेन ने 2 नवंबर 1917 को बल्फोर घोषणा के तहत यहूदियों को यहाँ पर एक नेशनल होम देने का जो है वादा किया था। उसके बाद में 1947 के अंदर संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 181 के तहत फ़लस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित कर दिया तथा यरूशलेम। फिर जो है 1967 में प्रसिद्ध 6 डे वॉर के दौरान इजराइल द्वारा पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और गोलन हाइट्स पर कब्जा किए जाने के पश्चात अरब राष्ट्रों ने खार्तूम बैठक 1967 में 3 नोज़ जो होते हैं उनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये 3 नोज़ क्या हैं? उसमें उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ कोई शांति नहीं, इजराइल के साथ कोई वार्ता नहीं, इजराइल को किसी प्रकार की मान्यता नहीं देने का प्रावधान किया गया है। पर याद रखिएगा कि 1967 की बात है। उसके बाद में जो है गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है वो किसको दे दिया गया है? पैलेस्टीन को दे दिया गया है। तो अभी वाली स्थिति आप समझ गए होंगे और ये गोलन हाइट्स वगैरह जो मैंने चीज़ें बताई ये मैप के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थित आयोग जो है उसका सदस्य बना है, जिसको हम इकोसॉक कहते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर जो ये भारत स्थिति आयोग यानी कि आयोग का मतलब होता है कमीशन, तो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये इकोसॉक के अंतर्गत आता है। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई है। किसकी? कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इसमें अभी जो है भारत को जो है इसका सदस्य चुन लिया गया है। भारत 4 साल तक इसका सदस्य रहेगा, 2021 से लेकर के 2025 तक इसका जो है भारत इसका सदस्य रहेगा। अच्छा, ये जो है आपका कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये नाम से ही सिद्ध होता है कि भाई ये जो है जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता पे बात करता है, ये वो बातें हैं इसकी। और 1946 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो थोड़ा सा ये हम फैक्ट जो है इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें ये है कि 54 सदस्य इस आयोग के लिए हुए उक्त चुनाव में भारत तथा अफगानिस्तान को जीत हासिल हुई, जिन्हें 54 मतों में से क्रमशः 38 और 39 मत प्राप्त हुए। वहीं चीन को केवल 27 मत। ये छोड़िए, इसमें कोई काम का नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा भारत को जो है अभी इसका सदस्य जो है चुना गया है। और इसमें भाग लेने वाले कौन कौन थे? भारत, चीन और अफगानिस्तान। फिर जो है ये मैंने आपको बता ही दिया है, स्त्री पुरुष समानता के ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस की तैयारी करने वालों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये आपको याद रखना है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस सूचकांक को जारी करने वाला जो संस्थान है वो कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन ही हमेशा पूछा जाता है, 2016 में भी ये क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछा गया था कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आप नाम याद रखिएगा, एक तो वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा है आपका इंसीड, और इंसीड के अलावा एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल विश्वविद्यालय। इन तीनों के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, हर साल इसको जारी किया जाता है। और इसमें लगभग जो है 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जो है इनोवेशन यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं नवोन्मेष, नवाचार के संबंध में जो है उनके जो जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है उसके आधार पर इनको रैंक किया जाता है। भारत इस बार टॉप 50 में है, टॉप 50 में है भारत। 2019 में हमारी रैंक थी 52 और अभी हमारी रैंक है 48। तो हमने 4 अंकों का जो है इसमें सुधार किया है, हम आगे आए हैं। तो हम देखते हैं कि हमें कौन से उसमें रखा है इन लोगों ने। तो हमारा जो है हमको लोअर इनकम इकोनॉमी में रखा गया है, भारत जो है 3rd नंबर पे है यहाँ पे। तो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ में जो है भारत को यहाँ पर रखा गया है। तो ये अर्थव्यवस्था का स्कोर हो गया। टॉप कौन है? तो टॉप देखिए स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड, ये मोर्टेलिटी नहीं है, मॉर्टेलिटी है, एस्टिमेशन के द्वारा जो है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी कि भाई जो बच्चों की मृत्यु दर है उसके संबंध में जो है इसको जारी किया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है कि इस रिपोर्ट में यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक तथा UNDSA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के जनसंख्या प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसको तैयार किया गया है।
इतना हालांकि पूछेंगे नहीं इसमें। तो ये जो मोर्टेलिटी रेट है इसमें क्या कहा गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की मोर्टेलिटी रेट वैश्विक स्तर पर वर्ष 1990 के 12.5 मिलियन से घट गई है और अब कितनी हो गई है, 5.2 मिलियन हो गई है। ये तो हमको भी पता है कि हम 1990 लेवल को अगर हम देखेंगे तो उसके बाद में जो है, क्योंकि अब हम डेवलपिंग जो भी राष्ट्र हैं वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ नई नई आ गई हैं, तो इसी संदर्भ में जो है मृत्यु दर जो है बच्चों की वो कम हो गई है। अगर हम देखें भारत की स्थिति तो देखिए वर्ष 1990 से 2019 के मध्य काफ़ी कमी हुई है हमारे यहाँ पे। पहले जब 1990 में 57 लोग प्रति 1000 में 57 लोग मरा करते थे, तो अब कितने हैं, 22,000 ही 22 लोग ही है, 22 लोग प्रति 1000 ही हो गया है ये 2019 में। यानी कि अब आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी देखिए 2019 में विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हुई मौत में से 1/3 बच्चे भारत और नाइजीरिया के थे। यानी भारत और नाइजीरिया में अभी भी जो है बाल मृत्यु दर जो है वो काफ़ी अधिक है। यहाँ पर जो है यही चीज़ जो है काम की हमारे लिए है। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि 1990 में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के लड़कों की मृत्यु दर 122 थी, जो अब घटकर 34 हो गई है। इस प्रकार देश में जो है 5 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की मृत्यु दर 1919 में 131 थी, जो कि लड़कों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। अब घटकर ये कितनी हो गई है, 35। लगभग लड़के और लड़कियों की मृत्यु दर जो है सामान्य हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है, जर्मनी ने लॉन्च की हिंद प्रशांत रणनीति। ये वाला जो टॉपिक है इसमें आप देखेंगे जो जर्मनी जो है ये आप जानते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है। और इसने जो है, इससे पहले आप देखिए जो फ्रांस है, फ्रांस ऐसा पहला यूरोपीय राष्ट्र है जिसने जो है हमारे यहाँ पर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भारत के साथ में जो है साझा की थी। उसके बाद में दूसरा देश बना है जर्मनी। इसका मेन मकसद क्या है, तो देखिए मेन मकसद ये है कि जो यूरोप है, यूरोप का भारत के साथ में या फिर जो आपका एशिया जो है या जिसको हम कहते हैं अरब सागर वाला जो क्षेत्र है या हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो व्यापार है उस व्यापार पे जो है उस व्यापार को कंट्रोल करना, वहाँ पर व्यापार करना। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ पर अगर एशिया की बात की जाए तो चाइना का दबदबा बहुत ज़्यादा है व्यापार के क्षेत्र में। समुद्री व्यापार में चाइना की कई सारी नीतियाँ आ रही है, जिसको आप वन बेल्ट वन रोड की नीति कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति कहते हैं। तो ये सारी नीतियाँ चीन की है। इसको काउंटर करने के लिए यूरोप भी जो है भारत के साथ में अपने संबंधों को जो है प्रगाढ़ करना चाहता है। तो फ्रांस के बाद अभी जर्मनी ऐसा दूसरा राष्ट्र जो है वो बना है जिसने कि भारत के साथ में जो आपकी हिंद प्रशांत रणनीति है उसको साइन किया। हिंद का मतलब क्या है यहाँ पर, हिंद महासागर। प्रशांत का मतलब है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे देखिए इसके तहत जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी के साथ मिलकर नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुधारों के लिए भारत व जापान के साथ में जो है सहयोग करेगा। तो अब ये मैंने बता ही दिया, फ्रांस के बाद में दूसरा है। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पर जो हमारा व्यापार होता है, यानी अगर आप देखें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला एक जल संधि है, जिस जल संधि का नाम आपको पता होना चाहिए, जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट। तो ये मलक्का जो जलमड्रू है यहाँ पर ये सबसे बिजिएस्ट जलमड्रू है, क्योंकि यहाँ पर 25% ग्लोबल जो व्यापार होता है, समुद्र के रास्ते जो व्यापार होता है वो 25% जो है यहीं से होता है। और चाइना जो है इसी को एक्वायर करने में, इसी पर कब्जा जमाने में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वर्तमान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में होने वाले जर्मनी के कुल व्यापार का 50% व्यापार चीन के साथ में होता है। जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब फ्रांस के साथ मिलकर काम करने की योजना भी बना रहा है। एक नक्शे के अंदर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर हम ये नक्शा देखें तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और अगर इसको आप देखें तो ये है आपका मलेशिया, और मलेशिया के नीचे छोटा सा जो आपको दिखेगा ये है सिंगापुर, और ये है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये जो आइलैंड है इसको बोलते हैं सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा और ये जो मलय प्रायद्वीप है इसके बीच में आपका पड़ता है मलक्का स्ट्रेट। इस मलक्का स्ट्रेट में यहाँ पर है आपका हिंद महासागर, ये इंडियन ओशन आपको दिख रहा है, इंडियन ओशन, और यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर। इन दोनों को जोड़ने का काम जो है ये मलक्का स्ट्रेट करता है। और एक चीज़ यहाँ पर है कि स्ट्रेट क्या होता है, जल संधि क्या होती है। तो जल संधि जो है दो महासागरों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं जल संधि या फिर स्ट्रेट। तो यह भी हम ध्यान रखेंगे। इस मैप में थोड़ा और क्लियरली ये दिख रहा है कि ये थाईलैंड है, ये मलेशिया है, ये सिंगापुर है, इनके बीच में ये मलक्का स्ट्रेट है, ये आपका इंडोनेशिया है, इसको बोलते हैं सुमात्रा आइलैंड। इन दोनों के बीच में जो है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। नेक्स्ट है भारत और रूस ने AK-203
राइफ़ल के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के समझौते को अंतिम रूप दिया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि AK-203 क्या है? तो AK-203 एक राइफ़ल है और ये किन दोनों के मध्य इसके उत्पादन को लेकर समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के मध्य। और आप जानते हैं कि भारत जो है अभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चला रहा है, यानी कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें अधिकतर जो प्रोडक्ट है वो भारत में ही विनिर्मित होने चाहिए, ये भारत की शर्त है। तो इसी के तहत जो है मेक इन इंडिया के तहत ही जो है आप देखिए कि ये जो राइफ़ल है इसका जो उत्पादन है ये उत्तर प्रदेश के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो है इसके जो प्रोडक्ट्स जो पार्ट्स हैं उसका उत्पादन जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो बस इसमें इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका आर्टिकल है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को लेकर के। तो देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो है ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है जारी की जाती है। 2021 में इस रैंकिंग के अंदर 93 देशों के करीबन 1500 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। और ये तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड नंबर आता है ब्रिटेन का। और उसके अलावा अगर हम हमारे एशिया की बात करें तो एशिया में अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम आया होगा टॉप 20 में तो वो हो सकता है कि चाइना की होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि टॉप में जो यूनिवर्सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड जो कि ब्रिटेन की है, फिर है स्टैनफोर्ड जो अमेरिका की है, फिर है हार्वर्ड वो भी अमेरिका की, कैलिफोर्निया वो भी अमेरिका की, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी अमेरिका की, कैम्ब्रिज ब्रिटेन की, और ये बाकी की सारी यूनिवर्सिटी येल, प्रिंसटन, शिकागो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका की। यानी टॉप 10 के अंदर दबदबा अगर हम कहें तो ब्रिटेन और अमेरिका का ही है। भारत की क्या स्थिति है? तो आप देखिए भारत में हमने 63 यूनिवर्सिटीज़ को भेजा था। हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आप जानते ही हैं, उसमें एक तो IISc बेंगलोर है, उसके अलावा जो IITs हैं वो हैं, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो इनके नाम तो हैं लेकिन ये नाम जो है 300 के बाद में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी अभी जो स्थिति है वो 300 से आगे है, यानी कि हम टॉप 10 के अंदर, टॉप 10 तो भूल ही जाइए, टॉप 50 के अंदर भी हमारा नाम नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं है। तो ये हमारी यहाँ पर स्थिति है। तो एशिया से अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो चाइना की जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यहाँ पर शिंगाओ यूनिवर्सिटी है, हाँ शिंगुआ यूनिवर्सिटी, चाइना की जो शिंगुआ यूनिवर्सिटी है वो टॉप 20 के अंदर यहाँ पर आ रही है। तो एशिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसका इसमें नाम है, तो ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। तो देखिए अब इसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या हैं, यानी कि मानक क्या क्या हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को नापने के। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को नापने के जो पैमाने हैं वो है बच्चों के जीवित रहने की संभावना, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ चिल्ड्रन, स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा, इस तरीके के इत्यादि इत्यादि पैमाने जो है इसमें हैं। देखिए कभी कभी जो इंडेक्स होते हैं वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पैमाने यानी पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। जैसे कि अभी ये कह रहा है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, यानी कि मानव पूंजी। तो मानव पूंजी के लिए इंसान का हेल्थ, एजुकेशन ये सारे उसमें आते ही हैं। तो ये आप बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इसके अंदर जो है इस सूचकांक में भारत की स्थिति कोई खास बढ़िया है नहीं, 116वां हमारा स्थान है इसके अंदर। हमसे अच्छा स्थान तो अब की बार जो है ये नेपाल, श्रीलंका ऐसे देशों का यानी हमारे पड़ोसी राष्ट्रों का भी इसमें देखने को मिलता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, कोरोना महामारी से पूर्व अधिकांश देशों ने बच्चों की मानव पूंजी के निर्माण में लगातार प्रगति की, ऐसा विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में देखने को मिला। यानी कि कोरोना आने के बाद में जो है हमारी स्थिति खराब हो गई। अब देखिए सिंगापुर का जो स्कोर है वो 0.88 है और इसका रैंक जो है फर्स्ट है। अब ये है हांगकॉन्ग है, जापान है, ये सारे देश जो है इससे टॉप में आते हैं। भारत की स्थिति कुछ खास विशेष है नहीं। 2018 में भी हमारी स्थिति 115 थी, एक स्थान आगे 116 हुई है। और जो अदर राष्ट्र हैं वो इसके अंदर जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, ये सारे जो है, चाइना जो है, ये अच्छे पोजीशन पे भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और जापान के मध्य जो है समझौता हुआ है। समझौते का शीर्षक है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट MLSA। सो ये जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, ये लॉजिस्टिक्स क्या चीज़ें हैं, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को, इसी को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कहा जाता है। तो ऐसा लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट हमने किसके साथ साइन किया है? अभी जापान के साथ। इससे पहले भी हम साइन कर चुके हैं 3 देशों के साथ, एक है फ्रांस, एक है अमेरिका, एक है सिंगापुर, इनके साथ में भी हमने साइन किया है। तो हमको क्या सामान जो है लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट चाहिए? तो देखिए सशस्त्र बलों को जो सेवाएं हैं और जो आपूर्ति है, जो उनका सामान है और सेवाएं हैं, उनके आदान प्रदान के लिए हमने ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। तो हमारे देश में जो रक्षा सचिव है जिनका नाम है अजय कुमार, उन्होंने, और जापान के राजदूत हैं सुजुकी सतोशी, उन दोनों ने जो है इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है चीन की नौसेना विश्व में सबसे बड़ी नौसेना। तो ये जो एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट किसने पेश की है? पेंटागन ने पेश की है। पेंटागन जो है ये आपके पेंटागन जो है
ये अमेरिका की ही जो है एक संस्था है, उसने ये रिपोर्ट दी है। उसके अनुसार जो है चाइना के पास 350 जहाज़ और पनडुब्बियाँ हैं, जबकि अमेरिका के पास अभी भी 293 है। 2020 की बात हो रही है ये। और चाइना जो है इन पनडुब्बियों और जहाज़ों के सहारे क्या करेगा, जो अरब सागर आप देखते हैं, हिंद महासागर है, वहाँ पर पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार सहित देशों में जो है सैन्य अड्डे बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि अमेरिका की संसद के अंदर मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें चाइना की जो नौसेना है उसको देश की या वर्ल्ड की सबसे बड़ी नौसेना का दर्जा दिया गया है। अगर रिपोर्ट को और भी पढ़ें तो उसमें पता चलता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि मेड इन चाइना 2025 तक ये बनने की कोशिश कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड वाली नीति, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति, डिजिटल सिल्क रोड बनाने की नीति, और चीन की महत्वाकांक्षा है कि वर्ष 2049 तक विश्व स्तरीय सेना का निर्माण जो है वो करना चाहता है। अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को वो दुगना करना चाहता है। हथियार प्रणाली, उपग्रह जैमर, आक्रामक साइबर क्षमता, निर्देशित ऊर्जा हथियार जैसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता को विकसित जो है चाइना कर रहा है। तो एक तरीके से अपने आप को साम्राज्यवादी जो चाइना है, ड्रैगन है, वो अपने आप को और भी जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट, जो शॉर्ट न्यूज़ है, जो कि वन लाइनर फैक्ट है। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है श्रीलंका में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का जो है प्रस्ताव किया गया है। तो देखिए प्रस्ताव है सिर्फ, अभी तक इसको मान्यता नहीं मिली है। तो ये प्रस्ताव किया गया है कि यहाँ पे गौ हत्या जो है नहीं की जाए, लेकिन हाँ बीफ जो होता है, यानी कि गाय और इनका जो होता है, इनका जो मांस होता है, उसके आयात पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन मांस के आयात पर जो है प्रतिबंध नहीं है, बीफ पर प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद ने भारतीय नागरिकों को आतंकवादी घोषित करने की पाकिस्तान की मांग को ठुकराया। पाकिस्तान ने जो है अपने 2 भारतीय नागरिक हैं जिनका नाम है अजय मिस्त्री और दूसरे हैं वेणु माधव डोगरा, इनको जो है आतंकवादी घोषित करवाने के लिए जो है UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 प्रतिबंध समिति के जो प्रक्रिया है वहाँ पर जो है इसने अर्जी की थी कि भाई इनको जो है आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन इसको जो है ठुकरा दिया है संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट है, तो ये जिबूती आचार संहिता क्या है, और इसमें अभी जो है भारत जो है एक पर्यवेक्षक के रूप में जो है शामिल हुआ है। पर्यवेक्षक बोलते हैं ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर देश के का दर्जा जो है वो भारत को दिया गया है। तो ये है क्या, तो इसको बोलते हैं जिबूती आचार संहिता, यानी जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, और जेद्दा संशोधन भी इसको कहते हैं, यानी कि जेद्दा एग्रीमेंट। जेद्दा आपको मैंने बताया था, जेद्दा जो है सऊदी अरेबिया के अंदर है, और जिबूती मैंने अभी आपको बताया ही था कि जब हम अफ्रीका पढ़ रहे थे तो अफ्रीका के अंदर जो सोमालिया है, सोमालिया के ऊपर एक छोटा सा देश है जिसको हम जिबूती कहते हैं। और अगर आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ा हो तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर भी जिबूती देश आता है। तो जिबूती ये जो है आपका जिबूती आचार संहिता या जेद्दा संशोधन, ये है किसके लिए, तो देखिए ये जो है समुद्री मामलों में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिबूती जो है लाल सागर जो आता है उसके अंदर स्थित है। तो लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और IOR यानी कि इंडियन ओशियन रीजन के जो देश हैं उन सब ने मिलकर के इसको बनाया है। 18 देशों ने मिलकर के इसको बनाया, 18 सदस्य हैं इस संशोधन के या फिर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट के। और इसमें इनका मकसद क्या है, इनका मकसद ये है कि जो समुद्री जहाज़ वगैरह आते हैं उनके ऊपर जो है आक्रमण ना हो, जो समुद्री पायरेट्स जो होता है ना वो उसके ऊपर जो है आक्रमण ना कर पाए, इसके लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। समुद्री डकैत जिनको आप कहते हैं, समुद्री डकैतियाँ कम करने के लिए जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि फिर भी बता देती हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन बिल, ये जो है पाकिस्तान ने अभी पारित किया है कि जितनी भी टेरर फंडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए इस बिल को पारित किया है। इसको पारित करने का उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में जो है शामिल किया है। अब ये मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि हमने पुरानी जो क्रोनोलॉजी है उसके अंदर हमने इसको कवर कर रखा है कि FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर जो है हमने इसको जो है पाकिस्तान को रखा गया है। अगर ब्लैक लिस्ट होने से बचना है पाकिस्तान को तो उसको अपने यहाँ पर जो है आर्थिक और जितने भी सुधार हैं आतंकवाद को रोकने के लिए वो करने पड़ेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में इसने कदम उठाया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन अधिनियम जो है इसने लागू किया है। नेक्स्ट है DF-26B तथा DF-21D। तो अब ये दोनों है क्या, तो देखिए ये दोनों जो है मिसाइलें हैं और किसकी है, चीन की है।
चीन ने भी इसका सफल जो है परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? तो आप देखिए इसको हेनॉन और पार्सल द्वीप समूह, ये नाम याद रखिएगा। हेनॉन और पार्सल द्वीप समूह पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है दक्षिणी चीन सागर यानी साउथ चाइना सी के अंदर जो है ये सिचुएटेड है। यहाँ पर इन्होंने इसका परीक्षण किया है। ये करेंगे क्या कि जितने भी विमान वाहक पोत होते हैं उनको निशाना बनाने में ये जो है कैपेबल है, ये दोनों मिसाइल्स। तो ये दोनों मिसाइल्स के नाम हो सकता है पूछ लिया जाए कि मिसाइलें किस देश के द्वारा जारी की गई हैं या जिनका प्रक्षेपण किया गया है, तो ये चीन के द्वारा इनका प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राउंड अप में क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। इसमें कोई खास खबर नहीं है कि मालदीव को अभी हमने जो है कोरोना के चक्कर में जो है 25 करोड़ डॉलर जो है उसकी वित्तीय सहायता दी है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जितने भी शांति अभियान हैं, शांति अभियान जो यूएन के यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जितने भी शांति अभियान है वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव है जिसका नाम है को बढ़ावा देने के लिए भारत और इंडोनेशिया ने दो देश हैं उन्होंने मिलकर के प्रस्ताव 2538 जो है उसको जारी किया है कि जितने भी वर्दीधारी नॉन वर्दी और जितने भी शांति स्थापना के लिए जो भी संगठन वगैरह है, सचिवालय वगैरह है, वहाँ पर जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो ये है करंट अफेयर्स वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर किस देश ने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है? तो इसके आंसर्स हालांकि इसमें टिक हैं, आप देख सकते हैं। तो इजराइल ने किया है। भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए मालदीव को कितनी की राशि देने की जो है घोषणा की है? तो अभी हमने पढ़ा 25 करोड़ डॉलर। किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वी चैट पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं? तो देखिए टिकटॉक पर पहले ही भारत प्रतिबंध लगा चुका है। वी चैट और टिकटॉक पर प्रतिबंध जो है भी किसने लगाया है? अमेरिका ने। सितंबर 2020 को जारी IMD रिपोर्ट स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किस शहर को जो है शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? तो वह है आपका सिंगापुर। मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए इसके अंदर जो है अंतिम स्थान पर नाइजर नहीं रहा है, ठीक है, ये इसका गलत है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, हमने पढ़ा था कि नाइजर और भारत जो है उनकी स्थिति बहुत खराब है लेकिन लास्ट स्थान पर नहीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए और सही तथ्य है वो पहचानिए। वर्ष 2020 के वैश्विक नवाचार सूचकांक की थीम है हु विल फाइनेंस इनोवेशन, तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है। इसमें विश्व की कुल 131 अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। स्विट्जरलैंड को सूचकांक में शीर्ष स्थान दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। इस सूचकांक के अंतिम पायदान पर रहने वाला देश जो है वो है यमन, तो ये भी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत जिबूती आचार संहिता या जेद्दा संशोधन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। जेद्दा संशोधन में अन्य कौन से देश हैं जो पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए हैं? तो आप देखिए नॉर्वे, जापान और ब्रिटेन और अमेरिका, ये भी इसके अंदर जो है पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से किन दो देशों के मध्य अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ है? तो हम जानते हैं इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। नेक्स्ट है हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर 10 सितंबर को हस्ताक्षर किए? तो वो है मालदीव। चीन ने पीत सागर, जिसको हम पीला सागर भी कहते हैं, स्थित पोत से ठोस प्रणोदक वाहन रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में कितने सैटेलाइट्स को सितंबर 2020 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो वह है 9 सैटेलाइट्स को। हालांकि ये आपके इसमें नहीं दे रखा है लेकिन जो करंट में रहे हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड हैं। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने मॉस्को में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद कितने सूत्रीय योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की? तो 5 सूत्रीय योजना पर। भारत तथा किस देश ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर 15 सितंबर 2020 को जो है हस्ताक्षर किए? ये सितंबर की क्रोनोलॉजी में भी है, तो अमेरिका इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के अंडर सेक्रेटरी ने भविष्य के संचालन के लिए कितनी चुनौतियों की घोषणा की है? तो 8 चुनौतियों की घोषणा की। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं तो ये थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा है क्वेश्चन। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहाँ गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है? तो हम जानते हैं प्रस्ताव पेश किया श्रीलंका ने। किस देश ने अपने सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जो है जारी की है? तो वो है अमेरिका। यूरोपीय संघ के किस देश ने इंडो पैसिफिक रणनीति पर जो है सितंबर 2020 में लॉन्च की है? तो यूरोपीय संघ के 2 देश थे, एक तो फ्रांस था और एक दूसरा अभी जो रिसेंट हुआ है वो क्या है? जर्मनी। अमेरिका द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की नौसेना विश्व में सबसे बड़ी है? तो ये हमने पढ़ी लिया, वो है चीन की। तो ये मैगजीन आपको कैसी लगी ये आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट दीजिएगा। और अक्टूबर की अगर क्रोनोलॉजी आपके पास में नहीं है तो PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।